हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिया टॉपिक के बारे में। और क्रिया टॉपिक के बारे में हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली थी लास्ट वाले लेक्चर में। दोस्तों, हमने लास्ट में जो आपको पढ़ाया था वो सकर्मक क्रिया का जो आपका दूसरा भेद था, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया या फिर बहुकर्मक सकर्मक क्रिया, यह हमने वहाँ पर पढ़ा था। उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, पहले उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका रचना और प्रयोग के आधार पर जो आपके भेद होते हैं क्रिया के, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे जो आपके काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं उनको। उसके बाद हम यहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए पहले उन चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके बहुकर्मक या द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के बारे में छूट गई थी। आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें वहां इंपॉर्टेंट थी जो रह गई थी। पहला, अगर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में या फिर बहुकर्मक सकर्मक क्रिया के अंदर देने का बोध हो रहा हो, वाक्य के अंदर किसी चीज के, किसी वस्तु का देने का बोध हो रहा हो, वहां पर कोई दान दिया जा रहा हो, तो उसमें एक कर्मक क्रिया होगी, द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया नहीं होगी। जैसे कि पहले इसका जो विशेष नियम है वो देख लेते हैं। जब, यहां पर हेडिंग लगा लीजिए, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के कुछ विशेष नियम थे, वो हम देख लेते हैं। जब वाक्य के अंदर, वाक्य के अंतर्गत देने का बोध हो रहा हो, बोध हो रहा हो, जब वाक्य के अंदर देने का बोध हो रहा हो और दान के रूप में कोई वस्तु या कोई चीज दी जा रही हो, कोई चीज दी जा रही हो, तो उस वाक्य में क्या और किसका के द्वारा क्रिया से प्रश्न किया जा रहा हो, और उसका उत्तर भी मिल रहा हो, तब भी वहाँ द्विकर्मक क्रिया ना होते हुए, तब भी वहाँ द्विकर्मक सकर्मक क्रिया नहीं होगी, सकर्मक क्रिया नहीं होगी, बल्कि त्रिकर्मक सकर्मक क्रिया नहीं होगी, बल्कि एक कर्मक क्रिया होगी। एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी।
ठीक है, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा आपको। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा है यहां पर मैंने, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। ठीक है, अब इस वाक्य में देखिए आप, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। क्या दी? गाय दी। किसको दी? ब्राह्मण को दी। ठीक है, यहां पर क्या और किसको शब्द से जब यहां पर प्रश्न किया जाता है, क्रिया से क्या और किसके द्वारा प्रश्न किया जाता है, तो आपको उत्तर मिल रहा है। लेकिन यहां पर आप देखिए देने का भाव आ रहा है, और जब यहां पर देने का भाव आ रहा है उसके साथ साथ यहां पर दान के रूप में कोई चीज दी जा रही है। ठीक है, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। ठीक है, यहां पर एक तरीके से दान का भाव निकल कर आ रहा है, दान के रूप में राजा जी ने ब्राह्मण को गाय दी। ठीक है, इसलिए यहां पर बहुकर्मक क्रिया ना होते हुए एक कर्मक क्रिया होगी। जो मैंने यहां पर लिखा है कि जब वाक्य के अंतर्गत देने का बोध हो रहा हो और दान के रूप में कोई वस्तु या कोई चीज दी जा रही हो, तो उस वाक्य में क्या और किसका के द्वारा क्रिया से प्रश्न किया जा रहा हो और उसका उत्तर भी मिल रहा हो। ठीक है, तब भी वहां द्विकर्मक सकर्मक क्रिया नहीं होगी, बल्कि एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। आप इस वाक्य में देख सकते हैं क्या का भी उत्तर मिल रहा है क्रिया से, और किसको भी यहां पर इसका भी उत्तर मिल रहा है। लेकिन यहां पर दान का भाव प्रकट हो रहा है, दान के रूप में गाय दी गई है राजा के द्वारा ब्राह्मण को, इसलिए यहां पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया नहीं होगी, बल्कि एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। और उदाहरण देख लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा आपको इस उदाहरण से। सीता ने भिखारी को कपड़े दिए। अब ये देखिए आप यहां पर, ठीक है, देने का भाव आ रहा है दिए। अब सीता ने भिखारी को कपड़े दिए। यहां पर भिखारी को तो दान में ही दिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि भिखारी को कपड़े देने के बाद वो वापस ले लेगी सीता। ठीक है, दान के रूप में कपड़े दिए हैं। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कपड़े दिए, क्या दिए? कपड़े दिए। क्या का रेस्पॉन्स मिल रहा है? ठीक है, जब क्या के द्वारा सवाल किया जा रहा है क्रिया से, तो उत्तर मिल रहा है। ठीक है, और यहां पर किसको दिए? भिखारी को। ठीक है, भिखारी को यहां पर कपड़े दिए। किसको का भी यहां पर उत्तर मिल रहा है, आप देख सकते हैं। जब किसको के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है, किसको कपड़े दिए, तो भिखारी को, दोनों का उत्तर मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया नहीं होगी, बल्कि एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ये महत्वपूर्ण बात थी जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, और वहां पर आप गलती कर सकते थे। ठीक है, आगे से ये ध्यान रखना है और आपको गलती नहीं करनी है। जैसे अगर मैं कहूं पिताजी ने, ठीक है, पिताजी ने बेटे को 100 रुपए दिए। अब इस वाक्य में देखिए देने का बोध हो रहा है, ठीक है, लेकिन पिताजी ने बेटे को दिए। अब बेटे को दान तो नहीं दिया जाता, और यहां पर 100 रुपए दिए अपने बेटे को। ठीक है, इसलिए यहां पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी, एक कर्मक सकर्मक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि यहां पर दान का भाव निकल कर नहीं आ रहा है, और जो ऊपर के दो वाक्य हैं इनमें दान का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए दोनों वाक्यों में एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी, एक कर्मक। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक चीज और, जब इस तरीके के वाक्य आते हैं, इस तरह के वाक्य जिनमें यहां पर दान देने का भाव प्रकट हो रहा हो
उनमें जो ये परसर्ग है, विभक्ति चिन्ह है, इनके साथ आ रहा है, ठीक है, यहां पर संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक नहीं होगा, ठीक है। बाकी के जो बचे हुए वाक्य हैं जिनमें यहां पर दान का भाव प्रकट नहीं हो रहा है, वहां पर कर्म, जैसे बेटे को, यहां पर कर्म कारक होगा, ठीक है, कर्म कारक। इन वाक्य में कर्म कारक ना होकर संप्रदान कारक होगा। क्लियर? आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं इस चीज को। पिताजी ने बेटे को 100 रुपए दिए, इसमें कोई दान का भाव प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर यह कर्म कारक होगा। और इन दोनों ऊपर के वाक्यों में यहां पर दान का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहां पर इनमें संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक होने की वजह से यहां पर सिर्फ एक कर्म है इस वाक्य में, इस वजह से यहां एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। इसके बावजूद यहां पर हमें किसको और क्या के द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर भी मिल रहा है, फिर भी यहां पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया नहीं है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो आपसे पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। यह आपको बताना जरूरी था, यह चीज कल के लेक्चर में छूट गई थी, यहां पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, यहां पर जब भी द्विकर्मक क्रिया किसी वाक्य में होती है, ठीक है, यानी दो कर्म जब किसी वाक्य में आते हैं, तो वहां पर हमें दोनों कर्मों के बारे में 3 चीजों को यहां पर ध्यान रखना है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, अध्यापक ने विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाई। अब देखिए यहां पर 2 कर्म हैं, एक तो व्याकरण हो गया, ठीक है, एक विद्यार्थियों को, ये दोनों कर्म हो गए, ठीक है। जो पहला कर्म होगा वाक्य के अंदर, उसके बारे में 3 बातें ध्यान रखनी है, यहां पर 3 महत्वपूर्ण बातें। पहला तो जो प्रथम कर्म होगा वो सजीव होगा, ठीक है, सजीव, और वो परसर्ग सहित होगा, यानी विभक्ति सहित, जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनके सहित होगा, परसर्ग सहित। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं विद्यार्थियों को, ठीक है, को एक परसर्ग है। और तीसरे नंबर की इंपॉर्टेंट चीज, वो गौण कर्म होगा, ठीक है, गौण कर्म। ऐसे ही जो हमारा द्वितीय कर्म होगा, वाक्य के अंदर दूसरा कर्म होगा, उसके बारे में भी आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। जैसे व्याकरण, यहां पर पहला तो निर्जीव होगा, वो कर्म निर्जीव होगा। दूसरी बात, परसर्ग रहित होगा, परसर्ग रहित, ठीक है। और तीसरी बात, मुख्य कर्म होगा, मुख्य कर्म होगा। एक यहां पर बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर गौण कर्म और मुख्य कर्म में क्या फर्क है। देखो, जिसमें जब वाक्य के अंदर दोनों कर्म इस्तेमाल होते हैं, जो मुख्य कर्म होता है, जिस पर मुख्य भूमिका होती है जिस कर्म की, उसे मुख्य कर्म कहते हैं। और जो सहायक यहां पर कर्म होता है वो गौण कर्म होता है। जैसे यहां पर अध्यापक ने विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाई, ठीक है, यानी क्रिया शब्द से पहले जो कर्म आता है आपका, वो तो आपका मुख्य कर्म होगा, ठीक है। और बाकी का जो दूसरा कर्म होगा वो गौण कर्म होगा, ठीक है, जिसकी एक सहायक के रूप में भूमिका हो वाक्य के अंदर, और जिसकी यहां पर प्रधान के रूप में भूमिका हो, क्रिया से पहले आया हो, वो यहां पर मुख्य कर्म होगा, ठीक है। यहां पर ये 3 बातें ध्यान रखना जरूरी है, प्रथम कर्म के बारे में, यानी कि पहले कर्म के बारे में, और वाक्य के अंदर दूसरे कर्म के बारे में। ये 3 बातें ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे पेपर के अंदर। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम यहां पर, नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं जिससे और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपको। मोहन ने गीता को
मोहन ने गीता को खाना खिलाया। अब यहां पर देखिए, ठीक है, गीता को ये भी एक कर्म है और खाना एक कर्म है, ठीक है, क्योंकि क्रिया से पहले आ रहा है, ये कर्म हो गया आपका मुख्य कर्म, ठीक है, निर्जीव है। आप देख सकते हैं जो द्वितीय कर्म वाक्य के अंदर होगा वो निर्जीव होगा। खाना एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है, निर्जीव चीज है और परसर्ग रहित है और आपका यहां पर मुख्य कर्म है, ठीक है, निर्जीव, निर्जीव, परसर्ग रहित है, तीसरा आपका यहां पर मुख्य कर्म है। क्लियर? और गीता को देखिए, गीता में यहां पर सजीव है जो मैंने आपको बताया था, परसर्ग सहित है क्योंकि को यहां पर परसर्ग आ रहा है, परसर्ग सहित, और तीसरी बात ये गौण कर्म है, यानी कि एक सहायक कर्म की भूमिका यहां पर निभा रहा है, ठीक है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी जो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के बारे में मुझे आपको बतानी थी। लास्ट वाले लेक्चर में ये चीजें छूट गई थी, अभी आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहां पर प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। जो भी आपके प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं, 8 भेद होते हैं, उन सभी को यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्रिया के प्रयोग और रचना के आधार पर भेदों के बारे में आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी पेपर में अपीयर हो जाना, क्रिया टॉपिक से कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग बिना कंफ्यूजन के, बिना हेजिटेशन के आप आसानी से सवाल का उत्तर दे पाएंगे और आपको कोई भी नोट्स, कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल इनफ है, चाहे आप रीट में अपीयर होने वाले हों या फिर और किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपके प्रयोग या रचना के आधार पर भेद, क्रिया के भेद। प्रयोग, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। आपको क्रिया के सभी भेदों का एक चार्ट पहले लेक्चर में बनवा दिया था। हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक कर सभी भेदों पर। प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के भेद 8 थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया परिभाषा देख लेते हैं। वे क्रिया शब्द, वे क्रिया शब्द, वे क्रिया शब्द जो वाक्य में सामान्य स्थिति का बोध कराए। सामान्य परिस्थिति, परिस्थिति का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं। जिन क्रिया शब्दों से वाक्य के अंदर एक सामान्य परिस्थिति का बोध होता है उन्हें हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ आपको।
जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। रोहन खेलता है, रोहन खेलता है। क्लियर? रियाज खाना खाता है। ठीक है। गीता कपड़े धोती है। ठीक है। इन सभी उदाहरण में एक सामान्य परिस्थिति का बोध हो रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन खेलता है, रियाज खाना खाता है, गीता कपड़े धोती है। इन सभी में एक सामान्य क्रिया है। क्लियर? ठीक है। दूसरा भेद देख लेते हैं। दूसरा भेद पढ़ेंगे। दूसरा भेद है आपका संयुक्त क्रिया। साथियों, आपको यहां पर प्रत्येक चीज का नोट्स जरूर बनाना है। मैं आपसे कहूं या ना कहूं, आप अपने नोट्स बनाते चलें। जो भी चीजें मैं ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं वो सभी आपको एज इट इज लिखनी है, और जो बातें मैं बोलता हूं कई बार व्हाइट बोर्ड पर लिखता नहीं, वो भी आपको एज इट इज अपने नोट्स में यहां पर नोट कर लेनी है, क्योंकि मेरे द्वारा बोली गई प्रत्येक चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्जाम के अंदर। कई बार मैं यहां पर लिखता नहीं हूं और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आपको, सिर्फ बोलकर, वो भी आपको नोट करना है। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वाक्य के अंदर जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं आती हैं और वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहती हैं, आश्रित नहीं रहती हैं, तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, जैसे मोहन ने खाना खा लिया। ठीक है। अब देखिए, यहां पर दो भिन्नार्थक क्रिया शब्द आए हैं। खा लिया, खा एक यहां पर क्रिया होगा, और लिया यानी लेना, यह अलग इसका अर्थ है, और खा का यानी खाना यहां पर अलग अर्थ दे रहा है। ठीक है। दोनों भिन्नार्थक क्रियाएं यहां पर वाक्य के अंदर आई है, तो यहां पर यह संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर सोहन ने चाय पी ली। अब देखिए, यहां पर दोनों भिन्नार्थक क्रियाएं हैं। ली यानी लेने का अर्थ है, पी यानी पीने का अर्थ है। ठीक है। दोनों भिन्नार्थक क्रियाएं हैं, दोनों वाक्य के अंदर प्रयोग हो रही हैं, इसलिए यहां पर संयुक्त क्रिया होगी। इस वाक्य के अंदर संयुक्त क्रिया होगी। और देख लेते हैं। अध्यापक पढ़ा चुका है। अब देखिए, यहां पर चुका एक यहां पर अलग क्रिया है, भिन्नार्थक है, इसका क्रिया का भिन्न अर्थ है, और पढ़ा यानी पढ़ाना, यहां पर भिन्नार्थ, दोनों क्रियाएं एक साथ आ रही हैं और दोनों का भिन्न अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहां पर भी
संयुक्त क्रिया होगी। क्लियर? यहां पर दोनों भेद आपके समझ आ गए? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। संयुक्त क्रिया में जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं आती हैं और वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहती हैं तो संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मोहन ने खाना खा लिया। अब खा लिया दो भिन्नार्थक क्रियाएं आई हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। सोहन ने चाय पी ली है, यहां पर दो भिन्नार्थक क्रियाएं आई हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। अध्यापक पढ़ा चुका है, यहां पर देख लीजिए दोनों भिन्नार्थक क्रियाएं आई हैं, ठीक है। तीसरा भेद देख लेते हैं। तीसरा आ जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया तीसरे नंबर का है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में वे क्रिया शब्द आते हैं जिनसे वाक्य के अंदर किसी कार्य का करवाने का बोध होता हो, ठीक है। यानी कि कर्ता किसी कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति से करवा रहा हो तो जो क्रिया शब्द करवाने के लिए, उस कार्य को करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं यानी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया शब्द कहते हैं, ठीक है। परिभाषा देखेंगे। जब किसी वाक्य में क्रिया शब्द किसी कार्य को करवाने का बोध कराते हैं, या फिर मैं ये कहूं, जब वाक्य में कर्ता किसी काम को, किसी कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है या कार्य को करवाने की प्रेरणा का बोध होता है तो वे क्रिया शब्द जिनके द्वारा कार्य को कराने की प्रेरणा मिलती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो जिन क्रिया शब्दों से किसी कार्य के करने की प्रेरणा मिलती है उन्हें हम प्रेरणार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे
मोहन सोहन से लिखवाता है। ठीक है, लिखवाता है। ठीक है, यहां पर प्रेरणा दी जा रही है। सोहन है, मोहन है जो सोहन से यहां पर लिखाई करवा रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे कि गीता अपने कपड़े सिलवाती है। ठीक है, यानी कि कर्ता इन वाक्यों में कार्य को खुद नहीं कर रहा है बल्कि किसी और से करवा रहा है, तो यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, इस वजह से यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और यहां पर आप देख सकते हैं वाक्य में उदाहरण के तौर पर जो काम है, जो कार्य है, उसे करवाया जा रहा है, यानी काम को करने की प्रेरणा किसी और को दी जा रही है, यानी किसी और से यहाँ पर कार्य करवाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, जैसे कि सोहन अपना काम मोहन से करवाता है। ठीक है, करवाता हो गया, सिलवाती हो गई, लिखवाता हो गया, ये सारे यहाँ पर आपके प्रेरणार्थक क्रिया होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो भेद है वो है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में आपका जो भी क्रिया आपकी सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण शब्दों से मिलकर बनती है, उन्हें हम यहाँ पर नाम धातु क्रिया के अंतर्गत गिनते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया ये आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा। नाम धातु क्रिया में आपका हो जाएगा, नाम धातु क्रिया में जो भी क्रिया शब्द आपके संज्ञा से या सर्वनाम से या फिर विशेषण के सहायता से बनते हैं, वो क्रिया शब्द सभी आपके नाम धातु क्रिया के अंतर्गत गिने जाएंगे। वे क्रिया शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से मिलकर बनते हैं। विशेषण शब्दों से मिलकर बनते हैं। मिलकर बनते हैं, नाम धातु क्रिया शब्द कहलाते हैं या फिर नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण देखिए आप, जैसे शर्म। शर्म एक संज्ञा शब्द है, शर्म से बन गया आपका शर्माना। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका हो गया अपना। अपना एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अपना से बन गया अपनापन। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका रंग विशेषण हो गया, सॉरी रंग आपका संज्ञा शब्द हो गया, रंग, रंगियाना, रंगाना, सॉरी आपका हो जाएगा रंगाना। ठीक है, और आपका यहां पर हाथ हो गया हाथ। ठीक है, हाथ से हथियाना। ठीक है, शर्म से शर्माना हो गया, अपना सर्वनाम शब्द अपना से अपनापन हो गया। ठीक है, रंग से रंगाना हो गया, हाथ से हथियाना। ये सभी यहां पर आप देख सकते हैं, ये क्रिया शब्द हैं और यहां पर ये सभी क्रिया शब्द हैं और
जो आपके जैसे शर्म है संज्ञा शब्द हो गया, रंग संज्ञा शब्द हो गया, हाथ एक संज्ञा शब्द हो गया, और यहाँ पर सर्वनाम अपना एक सर्वनाम शब्द है और अपना से अपनापन बन रहा है। ठीक है, गरम, ठीक है, ये आपका विशेषण शब्द हो गया, गरमाना हो गया इससे। ठीक है, ये सभी आपके नाम धातु क्रिया शब्द हैं। जो भी क्रिया शब्द आपके संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्द से मिलकर बनते हैं, वो सभी क्रिया शब्द आपके नाम धातु क्रिया शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, 4 भेद पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट आपका देखेंगे किरदंत क्रिया। किरदंत क्रिया, किरदंत क्रिया, यह आपका हो गया 5वें नंबर का। किरदंत क्रिया के अंतर्गत वे क्रिया शब्द आते हैं जो संस्कृत की मूल धातु में प्रत्यय लगकर बनते हैं। ठीक है, कोई भी प्रत्यय आपके मूल धातु में जुड़ जाता है और एक क्रिया शब्द बन जाता है, तो वे सभी क्रिया शब्द यहां पर आपके किरदंत क्रिया के अंतर्गत गिने जाएंगे। सबसे पहले परिभाषा लिख देता हूं, वे क्रिया शब्द जो मूल धातु में प्रत्यय जुड़ने से बनते हैं, प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं, या फिर जो क्रिया यहां पर मूल धातु में प्रत्यय के जुड़ने से बनती हैं, वे आपके किरदंत क्रिया शब्द कहलाते हैं। किरदंत क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्लियर। उदाहरण देख लेते हैं यहां पर, जैसे पढ़ एक मूल धातु है, पढ़ से ना प्रत्यय जोड़ दिए, इसमें जोड़ दीजिए पढ़ना। ठीक है, पढ़ में आप जोड़ दीजिए ता प्रत्यय, पढ़ता। ठीक है, ऐसे ही आप चढ़ में आप जोड़ दीजिए ना प्रत्यय, यह बन जाएगा चढ़ना। ठीक है, चढ़ में आप जोड़ दिए ता प्रत्यय, यह आपका हो जाएगा चढ़ता। ठीक है, जैसे पी में प्रत्यय जोड़ दीजिए आप ता, यह हो जाएगा पीता। और पी में आप जोड़ दीजिए यहाँ पर ना प्रत्यय, यह हो जाएगा आपका पीना। ठीक है, इन सभी मूल धातुओं में हमें ना प्रत्यय या ता प्रत्यय ये यहाँ पर जोड़ रहे हैं और उनसे एक क्रिया शब्द बन रहा है, जैसे पढ़ना, पढ़ता, चढ़ना, चढ़ता, पीना, पीता। ठीक है, ये सभी यहाँ पर और देख लेते हैं, ये सभी आपके किरदंत क्रिया शब्द होंगे। जैसे खा एक मूल शब्द हो गया और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया आपने ना, खाना। ठीक है, इसमें आपने प्रत्यय जोड़ दिए ता, ये हो गया आपका खाता। ठीक है, ये सभी आपके किरदंत क्रिया शब्द हो गए। कोई डाउट? ये आप यहाँ पर परिभाषा देखिए पहले, वे क्रिया शब्द जो मूल धातु में प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं किरदंत क्रिया शब्द कहलाते हैं। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, पढ़ एक यहाँ पर मूल शब्द है, मूल धातु है। ठीक है, उसके बाद चढ़ एक यहाँ पर मूल धातु है, पी यहाँ पर एक मूल धातु है और खा यहाँ पर मूल धातु है। उसके बाद इनमें सभी मूल धातुओं में हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं और प्रत्यय जोड़ने के बाद यहाँ पर जो क्रिया शब्द बनकर हमारे सामने आ रहे हैं वो सभी यहाँ पर किरदंत क्रिया शब्द होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया, 6 नंबर का पूर्वकालिक क्रिया।
पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में जब वाक्य के अंदर दो भिन्नार्थक क्रिया शब्द आते हैं और उनमें जो आपकी पहली वाली जो क्रिया होती है, पहला क्रिया शब्द होता है, वो पूर्वकालिक क्रिया शब्द कहलाता है। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रिया शब्द प्रयुक्त होते हैं जो पहला क्रिया शब्द होता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया शब्द कहते हैं। उसे पूर्वकालिक क्रिया शब्द कहते हैं। क्लियर? उदाहरण देखते हैं यहां पर। पहला पूर्वकालिक क्रिया समझ लीजिए। जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रिया शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो पहला क्रिया शब्द होता है उसे पूर्वकालिक क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रिया शब्द जब आते हैं, जो आपका पहला क्रिया शब्द होता है, ठीक है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया शब्द कहते हैं या फिर पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण से आपको समझ आ जाएगा। जैसे मोहन पढ़कर सोया। मोहन पढ़कर सोया। ठीक है, अब ये जो पढ़कर क्रिया शब्द है, ये पूर्वकालिक क्रिया शब्द कहलाएगा। ठीक है, यहां पर सोया, दो यहां पर क्रिया शब्द हैं। एक सोया यानी सोना, एक अपने आप में अलग अर्थ दे रहा है, और पढ़कर, यहां पर पढ़ना एक अलग अर्थ दे रहा है। ठीक है, यहां पर दोनों क्रिया शब्द अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, यानी भिन्नार्थक हो गई। ठीक है, उस पर जो यहाँ पर आप चेक देख सकते हैं, जो पहला क्रिया शब्द है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया शब्द कहेंगे। जैसे मोहन आकर गया। यहां पर देखिए आप, गया यानी जाने का अर्थ यहां पर निकल रहा है, और आकर यहां पर आने का अर्थ निकल रहा है। दो भिन्नार्थक क्रिया शब्द हैं। जो दो भिन्नार्थक क्रिया शब्दों में पहला क्रिया शब्द है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, आकर शब्द में ये क्रिया, यहाँ पर जो आकर शब्द है ये पूर्वकालिक क्रिया शब्द है। ठीक है, यहाँ पर पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया शब्द है। एक विशेष यहाँ पर लिख लेते हैं इसके बारे में, विशेष बात। पूर्वकालिक क्रिया जो शब्द है, इसके बारे में विशेष बात यह है, जो हमारी मुख्य क्रिया होगी वाक्य के अंदर, मुख्य क्रिया, ठीक है, यहां पर होगी, उसमें उसके साथ कर या फिर करके शब्द आएंगे। ठीक है, शब्द प्रयुक्त होंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, पढ़कर सोया। ठीक है, मोहन आकर गया, यानी कर या फिर करके, ये दो शब्द यहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जिन भी शब्द में कर या करके शब्द प्रयुक्त होगा, जिन क्रिया शब्दों के साथ में, वो पूर्वकालिक क्रिया शब्द कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका देख लेते हैं सजातीय क्रिया। सातवें नंबर का भेद है आपका सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया
परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। परिभाषा में आपका वे क्रिया शब्द, वे क्रिया शब्द जो एक ही मूल धातु से बने हों, मूल धातु से बने हों, ठीक है, सजातीय क्रिया शब्द कहलाते हैं। सजातीय क्रिया शब्द कहलाते हैं, ठीक है। सजातीय क्रिया वे क्रिया शब्द होते हैं जो एक ही मूल धातु से बने हों, ठीक है, एक ही मूल धातु से बने हों, सजातीय क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे चढ़ एक मूल धातु है, चढ़, ठीक है, चढ़ से बन गया चढ़ से बन गया आपका चढ़ाई, ठीक है, इसी से बन गया आपका चढ़ना, ठीक है, ऐसे। इसी तरह आपका नेक्स्ट देखिए आप, लड़ आपका यहां पर मूल धातु है और लड़ से बन गया आपका लड़ाई, इसी तरह आपका बन गया यहां पर लड़ना, ठीक है। लिख आपका यहां पर मूल शब्द है, ठीक है, मूल धातु है और लिख से बन गया लिखाई, लिख से बन गया आपका लिखना। अब यहां पर आप देखिए, जो यहां पर आपके क्रिया शब्द हैं ये एक ही मूल धातु से बन रहे हैं। जैसे चढ़ से चढ़ाई, चढ़ना, लड़ से लड़ाई या लड़ना, ठीक है, लिख से लिखाई या लिखना, इसीलिए ये सजातीय क्रिया के अंतर्गत गिने जाएंगे। वे क्रिया शब्द जो एक ही मूल धातु से बने हों, वे सभी क्रिया शब्द आपके पूर्वकालिक क्रिया शब्द के अंतर्गत आएंगे। लास्ट आपका देखेंगे हम, लास्ट जो भेद है आपका प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का, जो आपका अंतिम भेद है वो है आपका सहायक क्रिया, 8वें नंबर का। हमने 8 आपको भेद यहां पर लिखवाए थे। 8 भेद होते हैं आपके प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के, उनमें से आपका लास्ट आ जाएगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया के अंतर्गत वे क्रिया शब्द आते हैं जो हमारे वाक्य के अंतर्गत मुख्य क्रिया के सहयोग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी अगर आपको साधारण शब्दों में बताऊं, वे क्रिया शब्द जो वाक्य के अंतर्गत मुख्य क्रिया के सहयोग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया शब्द कहते हैं। परिभाषा, वे क्रिया शब्द, वे क्रिया शब्द जो वाक्य में मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वह सभी शब्द आपके सहायक क्रिया शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर गीता ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, पढ़ी है। अब यहां पर जो है शब्द है ये सहायक क्रिया शब्द होगा। और देख लीजिए, मोहन ने खाना खाया है, ठीक है यहां पर सहायक शब्द है, ठीक है। और देख लेते हैं, गीता ने
गीता ने कहानी लिखी थी। ठीक है, जो थी शब्द है ये आपका सहायक क्रिया शब्द है। ये सभी जो यहाँ पर शब्द आपको दिख रहे हैं है और थी, ठीक है, ये सभी मुख्य जो क्रिया है उस क्रिया शब्द की सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सभी सहायक क्रिया शब्द होंगे। ठीक है, सहायक क्रिया वे क्रिया शब्द जो वाक्य में मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सहायक क्रिया शब्द कहते हैं। उदाहरण में गीता ने पुस्तक पढ़ी है यहाँ पर सहायक क्रिया है। मोहन ने खाना खाया है यहाँ पर सहायक क्रिया का कार्य कर रही है। गीता ने कहानी लिखी थी, इसी तरह जो थी यहाँ पर शब्द है क्रिया शब्द, ये सहायक क्रिया शब्द है। क्लियर? हमने सभी यहाँ पर आपके प्रयोग और रचना के आधार पर भेदों को जाना है, उनकी परिभाषा को देखा है और उदाहरण से आपको स्पष्ट किया है किस तरीके से हम यहाँ पर क्रिया के भेदों को पहचान सकते हैं और रचना के या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं उन सभी की चर्चा हमने यहाँ पर कर ली है। सभी को उदाहरण सहित आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपसे एक अपील करता हूँ, आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी रीट 2022 की तैयारी अच्छे से कर सकें और हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें और रीट 2022 में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।